पंकज राजपुर गांव का एक ईमानदार और मेहनती किसान था। वो जानवरों से दूध निकालता और उसका घी बनाता और बाजार में बेचता। उसका काम अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी बाह का लोभी और चालाक मोहन मिलावटी घी बनाकर कम दामों में बेचने लगा। इससे पंकज के घी की मांग घट गई। फिर एक दिन मोहन पंकज से कहता है, क्या पंकज भाई, यूं ही दुकान खोल कर बैठे हो और बैठे बैठे मक्खियां मार रहे हो? क्योंकि भाई अब दुकान में तो कोई आता ही नहीं है। मेरा नुकसान करके तू अपनी दुकान तो चला रहा है और अब मेरा मजाक भी उड़ा रहा है। अरे भाई, अब जमाना बदल गया है। महंगा घी भला कौन खाता है आजकल। सुनो भाई, असली घी का धंधा छोड़ दो। मैं अपना काम क्यों छोड़ दूं? अब देखो भाई, मेरी बात मानो, मेरे साथ मिल जाओ। शहर से 300 में घी लाता हूँ और यहाँ 500 में बेचता हूँ। देखना, रातों रात अमीर बन जाएगा। मैं लोगों को ठग के पैसे नहीं कमाता हूँ। मैं अगर कमाऊंगा भी तो ईमानदारी से, और ईमानदारी का ही खाऊंगा। तो देख लेना, मैं तुझे एक पैसा भी कमाने नहीं दूंगा। तो भिखारी था और भिखारी ही रहेगा। मोहन की बातों से पंकज दुखी हुआ, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी और तय किया कि चाहे जो हो जाए वो सही रास्ते पर ही चलेगा। पंकज की पत्नी लता उसे बहुत मानती थी और उसके हर फैसले को स्वीकार करती थी। व्यापार में नुकसान होने पर वो पंकज को दिलासा देती है। मोहन रोज मेरी दुकान के खिलाफ कुछ ना कुछ कहता है। अरे मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, अच्छा घी बनाता हूँ, लेकिन लोग मोहन की दुकान पे ही पता नहीं क्यों भीड़ लगाते हैं। नुकसान फायदा तो व्यापार का हिस्सा है। घबराओ मत, ये समय भी निकल जाएगा। तुम्हारा काम फिर से चलेगा। कितनी बार झूठी तसल्ली दोगी लता? मोहन कह रहा था कि मैं भी उसके साथ मिलकर मिलावटी घी बेचूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। तुमने बिल्कुल सही किया। लोगों को धोखा देकर पैसे कमाना सही नहीं। तुम अपनी ईमानदारी पर डटे रहो। एक दिन तुम्हें उसका इनाम जरूर मिलेगा। हाँ, मैं कुछ महीने और कोशिश करूंगा। अगर तब भी कुछ नहीं हुआ तो इस गांव को ही छोड़ दूंगा। पंकज के उदास होने पर लता उसे दिलासा देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी भविष्य को लेकर बहुत चिंतित होती है। रमेश गांव का किराना दुकानदार था। वो बहुत लालची और चालाक था। वो हमेशा सामान की असली कीमत से ज्यादा पैसे लेता था। उसका मोहन से बहुत अच्छा रिश्ता था। गांव वाले उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसने उसे फर्क नहीं पड़ता था। रमेश काका, कुछ सामान चाहिए था। आप बताओ बताओ, क्या क्या चाहिए? 1 केजी चीनी और 1 ब्रेड का पैकेट चाहिए। और काका, पैसे बताइए कुल कितने हुए? हाँ हाँ, बताओ ना बेटा, थोड़ा धीरज तो रखो। काका, आप जानते हैं ना, पंकज की हालत इन दिनों बहुत खराब है। दुकान में कुछ भी नहीं बिक रहा। अरे मेरी दुकान में कुछ भी नहीं बिकता है। मुझे क्या करना है तेरे पति से? मैं बस कह रही थी कि अभी आप सामान दे दे तो 1-2 हफ्ते में पैसे दे दूंगी। अजी, तुम तो बड़ी चालाक निकली। मेरे यहाँ उधार नहीं चलता। काका, मैं तो आपकी पुरानी ग्राहक हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। बस एक बार उधार दे दीजिए। वादा करती हूँ 1 हफ्ते में पैसे दे दूंगी। तो क्या पुरानी ग्राहक होने से मैं नियम ही बदल दूं? चलो यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से। बेकार में मेरा सिर मत खाओ। उधार नहीं मिलेगा, चलो जाओ। अरे अगर मैं सबके दुख सुनने लगूं ना तो भाई मेरा धंधा डूब जाएगा। कहा ना, उधार नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। लता चुपचाप सिर झुकाकर दुकान से चली गई और रमेश उसे अपमानित कर अंदर से खुश था। रात में मोहन और रमेश मिले और गांव की हर बात पर हंसी मजाक करने लगे। जब से मैंने पंकज की दुकान के पास अपनी दुकान खोली है, लोग तो मेरी दुकान पर ही टूट पड़ते हैं।
अगर तुम पंकज का चेहरा देखो, आय हाय हाय हाय, मजा आ जाता है देख के। अरे भाई, उसकी बीवी रोज मेरी दुकान पर आकर उधार मांगती है। मैंने तो साफ कह दिया है कि एक भी पैसा उधार नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो बहुत सही किया। ऐसी हालत में लोगों को उधार दे दो तो पैसे मिलेंगे ही नहीं, उल्टा अपना ही नुकसान होगा। और क्या, इन भिखारियों को उधार दिया तो बाद में पैसे वसूलते नहीं बनेगा। उसकी बीवी में तो बिल्कुल शर्म ही नहीं है। मना करने के बाद भी रोज रोज मेरी दुकान पर आ जाती है उधार मांगने, बेशर्म कहीं की। मैंने तो पंकज से कहा भी था कि भाई मेरे साथ मिलकर मिलावटी घी बेचो, लेकिन वो कहता है कि वो किसी को धोखा नहीं देगा। उन दोनों को गांव की हर छोटी बड़ी बात पता होती थी। दोनों मिलकर पंकज की गरीबी और ईमानदारी का मजाक उड़ाते थे और उसे नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। पंकज घर आते ही देखता है कि लता बहुत उदास है। बार बार पूछने पर भी वो कुछ नहीं बताती। कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बाहर से थके हुए आए हो, जाओ हाथ मुंह धो लो। मुझसे बात मत टालो लता, मैं देख रहा हूँ कुछ तो हुआ है। रोज तुम हंसते हुए बात करती हो, आज क्या बात है बताओ। लता शुरू में कुछ नहीं बताना चाहती थी, लेकिन पंकज के बार बार पूछने पर वो मजबूर हो जाती है। वो बताती है कि रमेश ने कैसे उसे अपमानित किया और उधार देने से मना कर दिया। अरे, इतने सालों से हम उसी दुकान से सामान लेते आए हैं, वो भी हमारा पड़ोसी ही है। फिर ऐसा बर्ताव क्यों किया? दुनिया में बिना पैसे के कोई इज्जत नहीं, पैसा ही सब कुछ है जी। ओहो, मैं कल ही जाऊंगा उस रमेश के पास। मैं पूछूंगा उससे कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करे। मैं देखता हूँ उस बुढ़े खूंचट को, कहीं का नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। तुम कुछ मत कहना, बस अपने काम में लगे रहो। एक दिन हम भी सफल होंगे और उसी सफलता से हर अपमान का जवाब देंगे। लता की बात सुनकर पंकज को प्रेरणा मिलती है और वो तय करता है कि जब तक वो इस अपमान का जवाब नहीं दे देता, लता रमेश की दुकान पर नहीं जाएगी। पंकज जानवर चराने जंगल में जाता है। चराते चराते वो थक जाता है, इसीलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। तभी वो पेड़ के पास से कुछ भय भय की आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानवर या फिर कोई तो चिल्ला रहा है, लेकिन आवाज कहां से आ रही है? पंकज उठकर इधर-उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक घायल गाय पर पड़ती है, जिसके पैर में चोट लगी होती है। अरे रे रे रे, बेचारी गाय को कितनी चोट लगी है। बाप रे बाप, ये तो चल भी नहीं पा रहे हैं। ओहो हो, इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो शायद मर जाएगी। अब क्या करूं मैं? पंकज सोचने लगता है। फिर वो तय करता है कि उस गाय को अपने साथ ले जाएगा। वो गाय को घर ले आता है। फिर लता और पंकज मिलकर उसका इलाज करते हैं और उसके पैर पर मरहम लगाते हैं। मैंने इतनी सुंदर गाय कभी नहीं देखी। चेहरा कितना प्यारा है। क्यों ना ये ठीक होने के बाद भी हमारे पास रहे। अरे नहीं लता, इसका मालिक कोई और है। जरूर इसका मालिक यहीं कहीं रहता होगा। अभी कुछ दिन ये हमारे पास ही रहेगी, फिर जैसे ही सही हो जाएगी ना, मैं इसे वापस जंगल में छोड़ आऊंगा। लता पंकज की बात मान लेती है और दोनों मिलकर उसकी देखभाल करते हैं। कुछ ही दिनों में गाय ठीक हो जाती है और पंकज उसे वापस जंगल छोड़ने निकलता है। रमेश के घर में वो उसकी पत्नी शांति ही रहते थे और रमेश जितना बेईमान था, शांति उतनी ही ईमानदार और सच्ची। इस कारण दोनों में अक्सर झगड़े होते थे। अरे भाग्यवान, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें मोहन से इतनी दिक्कत क्यों है।
उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है, बताओ। उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उसकी संगत से तुम्हारे अंदर बहुत बुरी आदतें आ रही है। क्या? अरे भाग्यवान, कौन सी बुरी आदतें हैं? गाँव वाले कहते हैं तुम अब बहुत ही गुस्से और रूखे हो गए हो। पहले सबके साथ अच्छे से बात करते थे, अब बस मोहन को छोड़कर सब पर चिल्लाते हो। मैं मेहनत से कमा कर इज्जत से जीता हूँ, तो गुस्सा करूँ या ना करूँ ये मेरा हक है, समझी? भूल मत जाना, यही गांव वाले तुम्हारी दुकान से सामान लेते हैं। इन्हीं की बदौलत हमारा घर चलता है। भूल गए कैसे 18 साल पहले हम सब कुछ छोड़कर यहाँ आए थे? हाँ, अब मुझे मेरा अतीत याद मत दिलाओ। जैसे तुम मुझसे मोहन से दूर रहने को कहती हो, वैसे ही तुम भी पंकज की बीवी लता से दूर रहो, समझी ना? लता और पंकज मोहन जैसे दुष्ट नहीं है। उनके साथ रहकर मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। और ऐसे ही हर दिन की तरह उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। गांव वालों के लिए ये रोज का मामला था, इसलिए उन्हें कोई रोकने नहीं जाता था। पंकज गाय को छोड़ने जंगल आता है। तभी पहली बार गाय बोल उठती है। पंकज हैरान रह जाता है। तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इंसानों का भूत और भविष्य भी देख सकती हूँ। क्या? लेकिन कैसे? क्या तुम्हारे पास कोई जादुई ताकत है? और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं चाहती थी कि जंगल आकर तुम्हें सब कुछ बताऊं। मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं गुरु रामेश्वरम की पालतू गाय हूँ। उनके कहने पर पास के गांव जा रही थी, लेकिन एक शेर ने घायल कर दिया। अच्छा, अब ये गुरु रामेश्वरम कौन है और कहाँ रहते हैं? वो इस जंगल के आखिरी छोर पर रहते हैं। वो दुखी लोगों की मदद करते हैं और अंधकार में उजाला लाते हैं। तुम बहुत नेक और दयालु हो। और मैं इतने सालों से जंगल आ रहा हूँ, लेकिन कभी पता नहीं चला कि यहाँ कोई ऐसा महान व्यक्ति भी रहता है। वो सबको नहीं मिलते, सिर्फ जिसे चाहते हैं उसी को दिखते हैं। तुम सच्चे और ईमानदार हो। तुमने मुझे ठीक किया, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। देखो, मैंने जो किया वो मैंने दिल से किया है। मैं तुम्हारी सारी समस्याएं जानती हूँ और उसका हल भी जानती हूँ। चलो मेरे साथ। फिर गाय आगे चलने लगती है, गुरु रामेश्वर की ओर ले जाती है। पंकज उसके पीछे चलने लगता है। इधर रमेश मोहन के घर में हुए झगड़े की बात बताता है। मोहन उसे समझाता है कि शांति की बातों पर ध्यान न दे, लेकिन अंदर ही अंदर मोहन के दिमाग में एक चाल चलने की योजना बनती है। अरे शांति भाभी, वो मेरी माँ जैसी हैं। मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानता, लेकिन आप इतने सीरियस क्यों दिखाई दे रहे हैं? अरे तो क्या मैं उसके पैरों से चलता हूँ या वो मेरे पैरों से? उसे बताने की क्या जरूरत है कि मैं किससे मिलूं, किससे बात करूं, हैं? अरे रमेश भाई, पत्नी है वो आपकी, कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है, उनकी अब चिंता मत कीजिए, इसीलिए वो ये सब कहती है। भूल जाइए ये सब। अरे कैसे भूल जाऊं? मुझे तो ये लगता है कि मोहन, पंकज और उसकी पत्नी लता ये मिलकर शांति का दिमाग खराब कर रहे हैं। अब हो सकता है रमेश भाई, पर देखो, असल बात यह है कि अगर आप मेरे साथ मिलकर एक छोटा सा काम करें तो हम दोनों ढेरों पैसे बना सकते हैं और आपको भी गांव में इज्जत और ताकत मिल सकती है। ऐसा क्या करोगे भाई तुम मोहन? आप मेरे व्यापार में थोड़ा सा पैसा लगाइए, कुछ ही दिनों में इतना मुनाफा होगा जितना आपकी दुकान से महीनों में नहीं होता है। रमेश मोहन पर इतना भरोसा करता था कि उसने एक बार भी सोचे बिना अपने पैसे उसके व्यापार में लगा दिए। इधर गाय का पीछा करते हुए पंकज जंगल के आखिरी छोर पर पहुंचता है, जहां गुरु रामेश्वरम रहते हैं। वो गाय को पूजा कहकर पुकारते हैं। पूजा को देखकर गुरु बहुत खुश हो जाते हैं।
ओ पूजा, तू आ गई। अरे पूजा, हम तो तुम्हारी चिंता में पागल हो गए थे। तू थी कहाँ और ये लड़का कौन है? जिस रात आपने मुझे भेजा था ना, उसी रात जंगल में मुझे शेर ने घायल कर दिया। ये पंकज है, इसी ने मुझे बचाया। फिर पूजा उन्हें बताती है कैसे पंकज ने उसे घर ले जाकर उसका इलाज कराया। पंकज बहुत ईमानदार है, उसमें लालच नहीं है, लेकिन इस समय उसके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ चल रही है। पंकज, तुमने पूजा की सेवा की है और उसे सही सलामत वापस लाए। हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम्हारी सारी समस्याओं का हल हम कर देंगे। फिर गुरु रामेश्वरम उसे एक जादुई घड़ा देता है, जिस घड़े में कभी भी घी खत्म नहीं होता। वो घड़ा बार बार घी से भर जाता। गुरु पंकज को सलाह देता है कि उस घड़े से घी बेचे, इससे उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगेगा। इधर जैसे ही शांति को पता चलता है कि रमेश मोहन के व्यापार में पैसा लगाने वाला है, वो बहुत गुस्सा हो जाती है और दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है मैं इंसान नहीं हूँ? मैंने कितनी बार मना किया, फिर भी तुम मोहन के धंधे में पैसा लगाने का फैसला कैसे कर सकते हो? अरे भाई, भाग्यवान तो मैं कब तक किराने की दुकान चलाकर घर चलाऊंगा। मेरी भी तो उम्र हो रही है ना, मुझे भी अब थोड़ा सा आराम चाहिए। तो किसी और के साथ किसी और बिजनेस में पैसा लगाते, मोहन ही क्यों? अरे मेरा पैसा है, मैं चाहे जहां लगाऊं। तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? मोहन जरूर कोई चाल चल रहा है, वो तुम्हें फंसा रहा है, याद रखना मेरी बात। वो तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डालेगा। मैं मोहन को सालों से जानता हूँ और उस पर भरोसा भी है। देखना, कुछ ही दिनों में इतना पैसा कमाऊंगा कि फिर दुकान वुकान खोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी। और देखना, तुम मोहन के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। सालों की कमाई पानी में बह जाएगी। उस दिन मेरी बात याद करोगे। दोनों में बहस होती रहती है, लेकिन रमेश किसी भी हालात में शांति की बात नहीं मानता। आखिर में थक कर शांति भी समझाना छोड़ देती है। कुछ दिनों बाद पंकज गुरु रामेश्वरम के कहे अनुसार उस जादुई घड़े से घी बेचने लगता है। उस घड़े का घी बहुत ही स्वादिष्ट और सुगंधित होता है। लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगते हैं। मोहन की दुकान खाली पड़ी रहती है। ये देख रमेश मोहन पर गुस्सा हो जाता है। अरे, मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया था। अब तो लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें कितना पैसा दिया और अब कोई खरीदार भी नहीं है। सब लोग पंकज की दुकान पर जा रहे हैं। अरे भाई, ये देखकर तो मैं खुद परेशान हूँ। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कल तक कोई पंकज की दुकान की तरफ देखता तक नहीं था, अब वो फिर से चलने लगी। अचानक से जैसे रातों रात कोई चमत्कार हो गया हो। देखो, मैंने मेरी बीवी से झगड़ा करके तुम्हारे साथ पार्टनरशिप की थी। अगर नुकसान हुआ ना तो शांति का मुंह कैसे देखूंगा? ओहो, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अभी बिक्री कम है, लेकिन फिर बढ़ जाएगी ना। बस वो पंकज, ये पंकज ही एक दिक्कत है। अरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो पंकज तो सारे ग्राहक ले जाएगा। हम यहाँ मक्खी मारते बैठे रहेंगे क्या? हमें कुछ करना होगा मोहन। हाँ वही तो, मैं ऐसे हार मानने वालों में से नहीं हूँ और जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पंकज अगर मेरी राह में आ रहा है तो सीधी बात है, उसे हटाना होगा। अब आप देखिए कि मैं क्या करता हूँ। मोहन जलन में जलने लगता है और पंकज को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाने लगता है। एक रात मोहन रमेश के घर आता है और पंकज की दुकान को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाता है, लेकिन शांति सब कुछ सुन लेती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। तुम लोग बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। अगर किसी को पता चला तो बहुत पछताओगे। अरे चुप रहो तुम, हमारे मामले में दखल मत दो। और अगर गलती से भी पंकज को कुछ बताया ना तो तुम्हें भी जला दूंगा, समझ गई ना? भाभी,
हम ये सब अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। अगर पंकज की दुकान रही तो हमारा धंधा कभी नहीं चलेगा। फिर वो शांति की परवाह किए बिना रात के अंधेरे में पंकज की दुकान पर जाते हैं और आग लगा देते हैं। फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। पूरी रात दुकान जलती रहती है। बेचारा पंकज इतनी मेहनत से फिर से खड़ा हुआ था। तुम लोगों ने उसकी दुकान जला दी, इसका फल जरूर मिलेगा। अगर फिर से पंकज का नाम लिया तो मैं तुम्हें भी आग लगा दूंगा। मुझे तो चुप कराओगे, लेकिन सच एक दिन जरूर सामने आएगा और तुम दोनों को सजा मिलेगी। श्राप देने से कुछ नहीं होता। मुझे बस अपने मुनाफे से मतलब है। चलो हटो, अब सोने दो, कल मेरा अच्छा दिन है। शांति डर के मारे चुप हो जाती है और रमेश को कुछ नहीं कह पाती। दूसरी ओर रमेश चैन की नींद सोता है। अगले दिन जब पंकज अपनी दुकान जलती हुई देखता है तो सदमे में बैठ जाता है। लता भी रोने लगती है। अरे अरे, कल रात तक तो यहाँ कितनी भीड़ थी। ओ दादा रे दादा, अब क्या हो गया? एक ही रात में ये क्या हो गया? अरे पंकज, ये क्या हो गया? आग कैसे लग गई? मुझे कुछ नहीं पता। सुबह लोगों ने कहा दुकान जल रही है, तब आकर देखा तो ये हाल है। बड़ी मुश्किल से फिर से हम खुश रहने लगे थे, अब फिर से सब खत्म। अब मत रो बहू, मत रो। जो किस्मत में है उसके लिए रोने से क्या फायदा? समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अरे दुकान में बहुत पैसों का घी था, सब जल गया। अब क्या करूं मैं? अरे पंकज भाई, अब क्या करोगे? ऊपर वाले पे भरोसा रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं भाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मेरे से टक्कर लेने आया था, अब घूम घूम कर भीख मांग। जीत आखिरकार मेरी ही हुई है। अब तो लगता है कि गांव छोड़ना ही पड़ेगा। सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। हाँ, अब गांव में रहकर कोई फायदा नहीं है और कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करो। मोहन की बातें सुनकर पंकज टूट जाता है और गांव छोड़ने का सोचता है। ये देखकर मोहन और रमेश बहुत खुश होते हैं। सोचते हैं कि अब कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। गांव छोड़कर जाने से पहले पंकज आखिरी बार गुरु रामेश्वरम से मिलने जाता है। जंगल में जाते हुए उसकी फिर से उस गाय पूजा से मुलाकात होती है। पंकज उससे कहता है कि वो गांव छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है। तब गाय कारण पूछती है और पंकज रोते हुए सारी घटना बताती है। मुझे लगता है तुम्हारी दुकान की इस हानि के पीछे किसी का हाथ है। कोई जानबूझकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन मेरी किसी से क्या दुश्मनी? तो फिर कोई मुझसे ऐसा क्यों करेगा? रुक जाओ, मैं सब देखती हूँ। फिर गाय अपनी आंखें बंद करती है और सब कुछ देखती है। वो देखती है कि मोहन और रमेश मिलकर पंकज की दुकान में आग लगा रहे हैं और ये देखकर वो पंकज को ये बात बताती है। ये सुनकर पंकज अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाता। लेकिन मोहन और रमेश, मैंने तो कभी उनके साथ कोई गलत काम नहीं किया, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसका जवाब गुरु रामेश्वरम ही दे पाएंगे। तुम चलो मेरे साथ, हम उनके पास चलते हैं। चलो गाय माता। गाय पूजा फिर पंकज को गुरु रामेश्वरम के पास ले जाती है। वहाँ पंकज और गाय सब कुछ विस्तार से बताते हैं। जब से तुमने मेरी सलाह मानकर उस मायावी घड़े से घी बेचना शुरू किया है, तब से तुम्हारी दुकान की आमदनी बढ़ी है, लेकिन मोहन और रमेश को नुकसान हुआ है।
इसीलिए वो जलन में आकर तुम्हें इतना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओह, ये बात है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए बाबा? उन्होंने जो किया, अगर उन्हें सजा नहीं मिली तो वो सुधरेंगे नहीं। उन्हें सजा दो, नहीं तो ये भविष्य में फिर से तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। गुरु रामेश्वरम की बात सुनकर पंकज पुलिस के पास भागता है, लेकिन पुलिस साक्ष्य या गवाही तलाशने लगती है और पंकज पुलिस को रमेश के घर ले जाता है। पुलिस के आने पर रमेश सारी बातों को झूठा कहता है। मेरे पास एक मायावी गाय है जो सब देखती है और वो सब जानती भी है। उसने मुझे बताया कि तुम और मोहन दोनों ने मिलकर मेरी दुकान को जलाया। अब चुपचाप अपनी गलती को स्वीकार करो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या पगला वगला गए हो क्या? झूठी कहानी बनाकर ये फालतू की गाय पर विश्वास करके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? दरोगा साहब, अब तो निश्चय ही इसने खुद अपनी दुकान में आग लगाई होगी ताकि हमको फंसाकर हमारा नुकसान कर सके। ये सब सुनकर शांति गुस्से में खुद को रोक नहीं पाती। फिर वो पुलिस के सामने सच्चाई कह देती है। कैसे रमेश और मोहन उसे धमकाते थे वो ये भी बताती है। पंकज, मुझे माफ कर दो। सब जानने के बाद भी मैं अपनी जान के डर से कुछ नहीं कह पाई, पर विश्वास करो मैंने रोकने की बहुत कोशिश की थी। शांति की गवाही के आधार पर मोहन और रमेश को कारावास की सजा मिलती है और मोहन की दुकान पंकज को सौंप दी जाती है। पंकज फिर से उसी मायावी घड़े से घी बेचने लगता है।